ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा, इलेक्ट्रॉन में कोई भी अगर चेंजेस होते हैं तो वहां पर वो मास के लिए चेंजेस में कंट्रीब्यूट नहीं करने वाला है। हाँ, अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कोई चेंज होगा तो वो वहां पर मास को कंट्रीब्यूट करेगा। अब इतना हमें समझ में आ गया। अब हम यू 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 जो लिखते आ रहे हैं, एक्चुअली ये यू है क्या भाई? ये यू है AMU, that is atomic mass unit। ये है एटॉमिक मास यूनिट, या फिर इसी को हम यू लिख देते हैं। यू स्टैंड फॉर यूनिट मास और यूनिफाइड मास। तो अब ये AMU क्या है, किसके बराबर होगा? दिस इज द 1/12 मास ऑफ C12 एटम। तो अगर आपके पास में एक C12 एटम है, उसका 1/12 मास अगर आप निकालते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? AMU कहा जाएगा, एटॉमिक मास यूनिट कहा जाएगा। अब ये जो AMU है, अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करें तो ये 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है। और इसीलिए अगर आप ध्यान दें बेटा, यही क्या है? ये मास ऑफ प्रोटॉन है, तो इसको हम यहां पर 1 यूनिट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास मास में ही दो टर्म आती हैं, एक होता है एटॉमिक मास और एक होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। तो जब हम किसी एलिमेंट के लिए कोई मास फाइंड, एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं, तो एटॉमिक मास क्या है? वो उसके आइसोटोप्स का परसेंटेज अबंडेंस के साथ में एवरेज मास को इंडिकेट करता है। वहीं अगर आप रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करते हैं तो कार्बन 12 जो हमारा रेफरेंस स्टैंडर्ड है, उस रेफरेंस से वो कितना भारी है या कितना हल्का है, वो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाएगा। ठीक है, और आपको यहां पर मास नंबर और एटॉमिक मास में कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम्पल एक आपको बताते हैं, जैसे हमने कहा भाई क्लोरीन है 17 है 35 है, एक क्लोरीन है 17 है 35.5। तो ये जो 35.5 है, ये क्या है? क्या ये क्लोरीन का एटॉमिक मास है? अगर आप कहते हैं हां तो आप गलत हैं। ठीक है, ये एक्चुअली क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जो ऊपर लिखा होता है ये तो मास नंबर होता है, तो ये 35.5 तो मास नंबर होगा। भाई मास नंबर तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है ना, और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कभी आधे अधूरे तो कंबाइन होंगे नहीं। ऐसा नहीं होगा कि एक का आधा प्रोटॉन दूसरे के सवा प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के साथ में इंटरेक्ट करेगा, या हम कहें कि एक एटम में 2.25 प्रोटॉन प्रेजेंट है, ऐसा नहीं होने वाला है। इसका मतलब जो 35.5 है ये क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास है। वहीं ये वाला जो 35 है ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन यानी मास नंबर को इंडिकेट करेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि मास नंबर कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा। अगर कुछ फ्रैक्शन में लिखा हुआ है तो वो उसके एवरेज एटॉमिक मास को इंडिकेट करेगा, मास नंबर को इंडिकेट नहीं करेगा। ठीक है, तो आई होप कि हमने अभी तक जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है। अब मोल कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई? तो मोल का फॉर्मूला हुआ नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगाड्रो नंबर।
6.02 2 इंटू 10 टू द पावर 23, आप चाहे तो 2 भी लिख सकते हैं, इंटू 10 टू द पावर 23। तो यहां से हम मोल निकालेंगे। सपोज अगर मेरे पास में 1 मोल सोडियम एटम है, इट मीन्स मेरे पास 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 सोडियम एटम्स होंगे। अगर मेरे पास 1 मोल नाइट्रोजन एटम है तो मेरे पास 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नाइट्रोजन एटम्स होंगे। अब मुझे कहा गया भाई मेरे पास 1 मोल N2 है। पहले वाले केस में क्या था बच्चा, नाइट्रोजन एटम है, सिंगल नाइट्रोजन एलिमेंटल फॉर्म में है, यहां पर ये N2 गैस की फॉर्म में है। तो इसका मतलब मेरे पास 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 N2 के मॉलिक्यूल्स हैं, एटम नहीं है। गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है। नाउ वी हैव N2। सिमिलरली अगर मेरे पास में 1 मोल O3 है, इसका मतलब मेरे पास 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 O3 के मॉलिक्यूल्स हैं। ध्यान रखिएगा O3 के एटम्स नहीं है, है ना। एटम के लिए आपको इसको और थोड़ा समझना पड़ेगा। तो जितना मोल मुझे कहा गया है, मैंने कहा मेरे पास 1 मोल यूरिया है, इसका मतलब हमारे पास में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 यूरिया के मॉलिक्यूल्स। क्या है हमारे पास, यूरिया के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अगर हम कहें हमारे पास में 1 मोल चॉकलेट है, लेट्स से, तो 1 मोल चॉकलेट का मतलब मेरे पास इतने चॉकलेट यूनिट्स हैं। I'm having this much number of chocolate units with me. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर 1 मोल कहा गया है, जिसके बारे में भी वो कह रहा है, चाहे वो एटम की बात कर रहा है, चाहे वो मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, या फिर वो कहीं पे आयंस की बात कर रहा है। लेट्स से उसने कहा कि हमारे पास में 1 मोल नाइट्रेट आयन है, तो 1 मोल नाइट्रेट का मतलब हुआ कि मेरे पास में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नाइट्रेट के आयंस है, ठीक है। आई एम हैविंग 1 मोल नाइट्रेट आयन इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नाइट्रेट आयंस। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, एटम में, मॉलिक्यूल में, आयंस में सब अलग अलग है, बट अगर मोल इंडिकेट करता है तो मोल का मतलब कि सब में Na के इक्वल नंबर होना चाहिए। नाउ फॉर एग्जांपल उसने हमसे कहा हमारे पास 2 मोल्स मीथेन है, तो अगर मेरे पास 2 मोल मीथेन है, इसका मतलब हुआ मेरे पास 2 इंटू Na मॉलिक्यूल्स हैं, किसके, मीथेन के। एटम नहीं लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे हम, 2 मोल्स मॉलिक्यूल है, इसका मतलब कि मेरे पास 2 इंटू Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, किसके, मीथेन के। तो अगर मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहां से निकालने हैं, अब मैं सिंपल फॉर्मूला लिख दूं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हुआ, ये हुआ मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर, ठीक है। ये हुआ मोल इन, हाँ जी बच्चे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हुआ बेटा, ये हुआ मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर। तो जितने भी मुझे मोल दिए होंगे उसको मैं अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, एंड इन दैट केस आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द पार्टिकल्स फॉर अ पर्टिकुलर सब्सटेंस। अब यहीं से एक क्वेश्चन समझ लेते हैं बेटा। सपोज मेरे पास में
मुझे कहा गया कि मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं यूरिया के। ठीक। दूसरा मुझे कहा गया मेरे पास 1.5 मोल्स हैं अमोनिया के। तीसरा हमें कहा गया कि हमारे पास में 6.022 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स हैं CO2 के। अब यूजुअली जो इस पे क्वेश्चन आता है वो ये आएगा कि किस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होने वाले हैं। ठीक है, तो कंपैरिजन पे जनरली क्वेश्चन आता है। नीट में अक्सर जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है वो वाटर के रिस्पेक्ट में हुआ है, जिसमें वो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट देगा और पूछेगा किसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर के ज्यादा हो सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे पहले बेटा, यहां पे तो ऑलरेडी मुझे मॉलिक्यूल दिया हुआ है 6.0 × 10⁻23। तो अगर मुझे कभी मोल निकालना है तो इसके मोल कितने हो गए भाई, ये हो गया 1। यहां पे मुझे 1.5 मोल्स दिए हुए हैं अमोनिया के, तो मैं यहां से मॉलिक्यूल्स निकाल सकता हूं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, ये हो जाएगा 1.5, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। और यहां पे हमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं ये कितने बेटा, 6.022 10⁻21। तो यहां से मैं मोल्स निकाल लूं पहले भाई। मोल्स कितने हो गए, 6.022 इंटू 10⁻21 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23, दैट इज 10⁻⁻2। ये आप लिख सकते हैं 0.01। तो भाई हमें मॉलिक्यूल्स पता चल गए, मोल पता चल गए। अब जो भी उसने हमसे पूछा है उसको हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। अगर वो यहां पर मोल्स की बात कर रहा है तो इसके 1 मोल हुए, इसके 1.5 मोल हुए, इसके 0.01 मोल हुए। तो अगर मैं मोल का ऑर्डर यहां पे लिखूं तो सबसे कम मोल किसके होंगे, ये हो गए CO2 के। इसके बाद किसका नंबर आएगा, यूरिया का। इसके बाद किसका नंबर आएगा, NH3 का। और ध्यान रखिएगा जो मोल का ऑर्डर आता है वही मॉलिक्यूल का भी ऑर्डर आता है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है बेटा कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मोल बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ेंगे, और अगर मोल कम होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कम होंगे। जाहिर सी बात है भाई, अगर 5 दर्जन केले हैं तो नंबर ऑफ केला बढ़ेगा, अगर 2 दर्जन है तो नंबर ऑफ केला या बनाना क्या होने वाला है, कम होने वाला है। ठीक है, इतना समझ में आता है। अब अगर हमें यहीं पे एक और क्वेश्चन दे दिया जाए, देखिए बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। हमारे पास अमोनिया है, यूरिया है, यूरिया इज NH2CO NH2, CO2 है, H2O है। यहां पे हम CH4 ले लेते हैं, चलिए है ना, CH4 मैंने ले लिया बेटा। ठीक, अब मुझे यहाँ पे सबके मोल्स दिए गए, चलो भाई हमें यहाँ पे मोल दे दिए। इसका हमें 1 मोल दिया हुआ है, इसका कुछ 2 मोल दिया हुआ है, इसका 1 मोल है, इसका 1.5 मोल। अब हमसे पूछा जाए कि इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसमें होंगे, तो जिसके मोल ज्यादा हैं उसके मॉलिक्यूल भी क्या है बेटा, ज्यादा है। भाई यहाँ पे मॉलिक्यूल निकाल लो आप। तो इसके मॉलिक्यूल्स कितने हो गए भाई, 1 इंटू Na, इसके हो गए 2 इंटू Na, ये हो गया 1 इंटू Na, और ये हो गया 1.5 इंटू Na। तो सबसे ज्यादा कौन हुआ, यूरिया हुआ, कोई डाउट नहीं है यहां तक। अब उसने हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ एटम्स किस में ज्यादा होंगे।
ठीक है, अब वो एटम्स की बात कर रहे हैं। तो एटम के लिए आपको मोल्स को कंसिडर करना है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसके मोल जितने ज्यादा होंगे उसके नंबर ऑफ एटम भी उतने ज्यादा होंगे। तो अगर हम कभी नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे तो उसके लिए मैं सिंपल फॉर्मूला लिख सकता हूं, इट इज मोल इनटू अवोगाड्रो नंबर इनटू एटोमिसिटी। तो जिसकी एटोमिसिटी, एटोमिसिटी का मतलब क्या हुआ, इट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। जैसे अगर NH3 है तो इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी बेटा, 4। अगर हम यूरिया देख रहे हैं तो इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी, देखिए 1 एटम किसका है, नाइट्रोजन का, 2 हाइड्रोजन 3, 1 कार्बन 4, 5, 6 एंड 2 8। CO2 की एटोमिसिटी कितनी हो गई, 3। CH4 की कितनी हो गई, 5। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए आपको यहां पर एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब भाई अमोनिया के कितने हो गए, ये हो गए 4 इंटू Na। यूरिया कितना हो गया, 2 8 जा 16 इंटू Na। ये कितना हो जाएगा बेटा, 3Na। और ये कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 5, तो 7.5 Na। तो अगर कभी नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो आपको वहां पर एटोमिसिटी को कंसिडर करना है। ध्यान रखिएगा, अगर मोल्स इक्वल हैं तो मॉलिक्यूल इक्वल है, बट एटम का इक्वल होना या ना होना वो उस मॉलिक्यूल की एटोमिसिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो यहां पर सबसे ज्यादा भाई कौन हुआ, यूरिया। इसके बाद किसका नंबर आया हमारे पास में, CH4। उसके बाद किसका नंबर आएगा बेटा, अमोनिया। उसके बाद किसका आएगा, CO2। जबकि आप यहां पे देख सकते हैं कि अमोनिया और CO2 दोनों में नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सेम है। दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, सेम है, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स क्या है, डिफर है। तो इस चीज को आज की जो इंपॉर्टेंट नोट है वो ये है कि जब भी एटम्स निकालेंगे तो वहां पर एटोमिसिटी को कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, इट मे बी पॉसिबल कि दो स्पीसीज के मोल सेम हो, मॉलिक्यूल सेम हो, लेकिन जो एटम्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो उसके लिए एटोमिसिटी को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मोल से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन, कुछ और तरीके मोल निकालने के, कुछ PYQ करेंगे, देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे हमें मिलते हैं प्रीवियस ईयर में और किस तरह से हम उनको कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।